नमस्कार, राम राम। रीट लेवल फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन में प्रथम इकाई जो परिवार थी वो अपने शुरू की थी। पहली क्लास में परिवार के बारे में सामान्य अपने पढ़ा था कि परिवार शब्द की उत्पत्ति लैटिन या रोमन भाषा के फेमुलस शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ नौकर या सेवक होता है। यानी कि परिवार वह समूह है जिसमें माता पिता, बच्चे और नौकर आदि निवास करते हो। वह समूह क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। और परिवार के अंदर गोद लिए हुए जो बच्चे हैं वो भी परिवार का एक हिस्सा माने जाते हैं। बिना बच्चों के परिवार अधूरा है। समाज की बुनियादी इकाई परिवार है। समाज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण इकाई परिवार है। प्रथम बालक की प्रथम पाठशाला परिवार है। जिसको समाज के द्वारा यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान हो जाए और वह एक जैविक इकाई बन जाए, वो एक परिवार है। तो ये परिवार के बारे में सामान्य बातें अपने कल वाली क्लास में पढ़ी थी। और उसके बाद संख्या के आधार पर परिवार के 3 वर्ग हमने बनाए थे: एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। उनमें से हमारे सिलेबस में 2 है, एकाकी और संयुक्त परिवार। तो आज वाली क्लास में भी अपने उन्हीं परिवारों के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, संख्या के आधार पर पहला जो वर्ग है वो अपना है एकाकी परिवार। एकाकी परिवार, एकाकी परिवार के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। एकाकी और संयुक्त परिवार के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। एकाकी जो परिवार होता है, याद रखना, इसी परिवार को केंद्रीय या केंद्रिक परिवार भी बोलते हैं। केंद्रीय या केंद्रिक परिवार कौन सा होता है? एकाकी परिवार है। इसी को केंद्रीय या केंद्रिक परिवार भी, इसी एकाकी परिवार को कहा जाता है। इसी को नाभिक परिवार भी कहा जाता है। नाभिक परिवार कौन सा होता है? एकाकी परिवार होता है। एकाकी परिवार को नाभिकीय परिवार बोलते हैं। इसी को केंद्रीय या केंद्रिक परिवार कहा जाता है। और याद रखना, जो एकाकी परिवार होता है इसी को मूल परिवार और दाम्पत्य परिवार कहा जाता है। इसी को मूल परिवार और इसी को क्या कहा जाता है? दाम्पत्य परिवार कहा जाता है। दाम्पत्य परिवार कहा जाता है। तो एकाकी परिवार के कई नाम है। एकाकी परिवार को केंद्रीय या केंद्रिक परिवार कह दो, नाभिकीय परिवार कह दो, या इसी को अपने मूल परिवार कहते हैं, इसी को अपने दाम्पत्य परिवार कहते हैं। किसको? एकाकी परिवार को। अब देखो, एकाकी परिवार की मेन जो विशेषताएं वो होती क्या है? एकाकी परिवार जो है ये परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। सबसे छोटा रूप होता है। परिवार का सबसे छोटा रूप कौन सा है? एकाकी परिवार है। अच्छा, चलो आप बताओ, एकाकी परिवार किस परिवार को मानेंगे? जिसमें पति पत्नी निवास करते हो, वो एकाकी परिवार है। बताओ बताओ। बिल्कुल, जिसमें पति पत्नी निवास करते हो वो परिवार है ही नहीं। परिवार कब बनेगा? जब उसमें बच्चे आएंगे। यानी कि पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे जब एक ही परिवार में निवास करते हो तो वो क्या बनता है? वो एकाकी परिवार बनता है। यानी कि जो एकाकी परिवार होता है उसका मतलब है कि जिस परिवार में कम से कम अधिक से अधिक 2 पीढ़ियां निवास करती हो। जिसमें 3 पीढ़ियां आ जाएगी या 3 से ज्यादा आ जाएगी वो संयुक्त परिवार हो जाएगा। तो सिंपल याद कर सकते हैं ना कि वह परिवार जिसमें 2 पीढ़ियां निवास करती हो, कौन सा परिवार है? एकाकी परिवार है। जिसमें 3 पीढ़ियां या 3 से अधिक पीढ़ियां निवास करती हो वो संयुक्त परिवार है। और 2 पीढ़ियों वाला एकाकी परिवार है। यानी कि एकाकी परिवार कौन सा होगा? एकाकी परिवार। एकाकी परिवार कौन सा होगा? वह परिवार जिसमें माता पिता व उनके बच्चे निवास करते हो, तो वो कौन सा परिवार है? एकाकी परिवार। या कह दो कि वह परिवार जिसमें 2 पीढ़ियां रहती हो, 2 पीढ़ियां निवास करती हो, वो कौन सा परिवार है? एकाकी परिवार।
और अगर 2 पीढ़ियों से ज्यादा हो जाएगी, 3 पीढ़ियां हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा, वो संयुक्त परिवार बन जाएगा। यानी कि एकाकी परिवार में 2 पीढ़ियां निवास करेगी। और आजकल देखो एकाकी परिवार जो है ना, ये सबसे ज्यादा शहरों में पाए जाते हैं। गांवों के अंदर आज भी संयुक्त परिवार रहने की परंपरा है। तो आजकल अपने भारत के अंदर, पूरे भारत में ये चलन हो जाता है कि जब बच्चे की शादी होती है तो शादी होने के तुरंत बाद वो बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाता है। बहुत सारे कारण है, और सबसे बड़ा कारण क्या है वो आपको भी पता है कि शादी होते ही वो फिर बच्चा अपने माता पिता से अलग हो जाएगा। तो इस बात का भारत सरकार को भी भली भांति पता है कि एक माता पिता अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, उसे योग्य बनाता है। फिर उस बच्चे का जब विवाह करते हैं माता पिता, तो शादी के तुरंत बाद वो बच्चा माता पिता को छोड़कर अलग हो जाता है। तो उसके बाद में जो माता और पिता जो बुजुर्ग की श्रेणी में आ जाते हैं, फिर उनकी देखभाल कौन करेगा। इसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया था 2007 के अंदर, जिसको माता पिता व वरिष्ठ नागरिक देखरेख कल्याण विधेयक कहा गया था। 2007 के अंदर पारित हुआ था। उस कानून के अंदर भारत सरकार ने प्रत्येक बच्चों को इस चीज के लिए बाध्य किया था कि वो आजीवन अपने माता पिता की देखभाल करेंगे। अब कानून तो इस प्रकार का बाध्य कर दिया, लेकिन आपको भी पता है कि भारत सरकार या सरकार का कोई भी बंदा है वो प्रत्येक घर घर जाकर इस चीज की निगरानी कर नहीं सकता। तो इस चीज का जो देखना है, इस चीज को जो अपने संभालना है, अपने संस्कारों की जो अपने को रक्षा करनी है, अपना जो समाज है अगर उसको बचाना है, तो वो केवल हम भी बचा सकते हैं। तो एकाकी परिवार बनने के बहुत सारे कारण हैं, और एकाकी परिवार के बहुत सारे दुष्परिणाम भी है, और एकाकी परिवार के बहुत सारे फायदे भी है। और एकाकी परिवार कहीं ना कहीं आज हमारे भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं विलुप्त करता भी जा रहा है। तो एकाकी परिवार, अपने वापस सिलेबस पर आते हैं। एकाकी परिवार वह परिवार है जिसमें कम से कम 2 पीढ़ियां निवास करती हो। 3 पीढ़ियां आ जाए तो वो कैसा बन जाएगा, संयुक्त परिवार बन जाएगा। ज्यादा इसके अंदर अपने ना जाए तो एक उस विधेयक का नाम याद रखना। विधेयक का नाम है माता पिता व वरिष्ठ नागरिक, माता पिता व वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक। नागरिक देखरेख व कल्याण विधेयक कब पारित हुआ था, तो अच्छे से याद रखना, वर्ष 2007 में। इस विधेयक के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चों को इस बात के लिए भारत सरकार या कानूनन ये बाध्य करते हैं कि आप अपने माता पिता का आजीवन जो है वो पालन पोषण करोगे, उनका आजीवन ध्यान रखोगे। ऐसा नहीं है कि शादी होते ही आप माता पिता से अलग हो जाओगे, और माता पिता बेचारे जिन्होंने पूरी उम्र आपका जो है वो पालन पोषण किया, आपको इस योग्य बनाया कि आप 2 टाइम की रोटी इज्जत से खा सको, और आज शादी होते ही आप उनको छोड़कर अलग हो गए। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया था, और कानून का नाम याद रखना, माता पिता व वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक। कब बना था, 2007 में बना था। और ये सबको पता है कि एकाकी परिवार आज सबसे ज्यादा कहां पर है, शहरी क्षेत्रों के अंदर है। सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में एकाकी परिवार को देखा जाता है। शहरी क्षेत्रों में एकाकी परिवार का सर्वाधिक विस्तार कह सकते हैं कि एकाकी परिवार आज सबसे ज्यादा कहां पर है, तो शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संयुक्त परिवार की परंपरा है। एकाकी परिवार सबसे ज्यादा कहां देखा जाता है, शहरी क्षेत्रों के अंदर देखा जाता है। इसके अलावा देखो, अगर अपने बात करें एकाकी परिवार बनने के मूल कारण क्या है, देखिएगा, एकाकी परिवार बनने के प्रमुख कारण, एकाकी परिवार के बनने के प्रमुख कारण क्या है, तो देखो बहुत सारे कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि है, स्वतंत्र रहने की इच्छा है ना, और धीरे धीरे जो सामाजिक बदलाव हो रहा है उसका भी एक परिणाम एकाकी परिवार है। रोजगार
के अवसर बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, तो रोजगार के अवसरों को तलाशने के लिए बच्चे गांवों से शहरों में पलायन कर रहे हैं। तो बहुत सारे कारण है एकाकी परिवार के बनने के। अपने कुछ मेन कारणों की बात करें तो एकाकी परिवार का सबसे मूल कारण बनने का जो माना जाता है वो माना जाता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि जो है वो एकाकी परिवार के बनने का सबसे मूल कारण है। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर एक माता पिता है और माता पिता का अगर एक संतान है तो एक संतान का पालन पोषण जो है वो बहुत बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, चाहे वो कैसा भी हो। अगर उसी के अगर मान लो 5 या 7 संतानें हैं तो वो उतना ज्यादा उन 5-6 के ऊपर ध्यान नहीं दे सकता जितना वो एक के ऊपर ध्यान दे। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो एकाकी परिवार के बनने का सबसे मूल कारण माना जाता है। दूसरा, स्वतंत्र रहने की इच्छा। स्वतंत्र रहने की इच्छा, शादी होने के बाद जो एक प्राणी होता है वो अपनी नई अर्धांगिनी के आने के बाद जो है उन दोनों के मन में आजाद रहने की इच्छा प्रकट होती है कि हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, कभी भी आए, कैसे भी रहें, हमें कोई रोके ना, हमें कोई टोके ना, है ना। एक मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर वो क्या करते हैं कि आज से तो मैं अलग रहूंगा, थाड़ो चूलो अलग, मारो चूलो अलग। माता पिता बेचारों को चाहे उनको एक बुरी तरह बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, मजबूरी उनकी है, फिर भी स्वतंत्र रहने की इच्छा के कारण है वो अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो ये भी एक एकाकी परिवार बनने का कारण है। या अपने कह सकते हैं सामाजिक बदलाव। सामाजिक बदलाव, सामाजिक बदलाव तो काय का ये कह सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक जो ज्ञान है उसको देख देकर हमारे भी मन में इस प्रकार के जो है वो जो संस्कृति को नष्ट करवाने वाले जो विचार है वो उत्पन्न हो जाते हैं। सामाजिक बदलाव हो जाते हैं, मन के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। इंस्टा पर वीडियो देखते हैं, फेसबुक पर वीडियो देखते हैं, वो अपने ज्ञान लेते हैं। इंस्टा और फेसबुक के ऊपर बहुत सारे जो है वो तड़क भड़क अपने को दिखाए जाते हैं, है ना। एक पति पत्नी अलग एक घर के अंदर बाजार के अंदर रह रहे हैं, वो शानदार तरीके से रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस चीज को देखकर अपने भी मन में आता है कि हम भी इतनी सारी ऐश करें, आजाद रहें। तो वो इंस्टा और फेसबुक वाला जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान भी आज के टाइम में एकाकी परिवार बनाने का सबसे बड़ा कारण आज का टाइम वही है। उसी को देखकर आस पास के जो समाज के लोग हैं वो बार बार रंग बदलते हैं और उन्हीं को देखकर अपने भी ऐसा कदम उठा लेते हैं। तो ये सामाजिक बदलाव जो है ये भी एक कहीं ना कहीं एकाकी परिवार बनने का कारण है। उसके अलावा पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो आज हमारे भी घरों में पहुंच रहा है मोबाइल के माध्यम से, जो कि गलत है। तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अर्थ की प्रधानता, अर्थ की प्रधानता, अर्थ की प्रधानता। अब देखो युवा, कोई भी युवा होगा उसके मन में स्वाभाविक सी बात है, एक चीज आती है कि मेरे पिता को कुछ नहीं पता, वो क्या जाने सही क्या है गलत क्या है। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई युवा कोई भी काम करता है तो उसका जो पिता होता है वो उस काम के लिए उसको एक बार जरूर रोकता है, क्योंकि हमारे पिता ने हमसे ज्यादा उम्र ली होती है, उनको हमसे बहुत ज्यादा ज्ञान होता है। और हम इस चक्कर में क्या कहते हैं कि अपने आंख बंद करके कोई भी कदम उठा लेते हैं और कुछ भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अपने पिताजी को इस बात का अच्छे से पता होता है कि जो ये काम करने जा रहा है ये काम भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है या भविष्य के लिए इस काम में मेरा बच्चा कामयाब हो सकता है। इस बात को अपना पिता अच्छे से भली भांति जानता है। उसी चीज को देखकर वो हमें बार बार जो है उस काम करने के लिए या तो रोकते हैं टोकते हैं, या अगर वो काम बढ़िया है तो बिल्कुल रोकेंगे नहीं टोकेंगे नहीं, काम के लिए सपोर्ट ही करेंगे। लेकिन जब वो रोकते हैं या हमें उस काम के लिए टोकते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आता है कि ये हमें कुछ भी नहीं करने देते, है ना। घर के अंदर केवल इनकी ही चलती है, तो मन में आता है कि घर के अंदर इनकी नहीं मेरी चलनी चाहिए, क्योंकि इनको कुछ नहीं आता, ये तो पुरानी सोच के बंदे हैं।
पुराने विचार के बंदे हैं, है ना, और वो टाइम चला गया, वो वाला विचार आज नहीं चलता, आज आधुनिक टाइम है, तो आज तो जो है वो बड़ी सोच वाले बंदे की जरूरत है जो खुले विचार वाले हो। इस चक्कर में हम अपने को मुखिया बनाने के चक्कर के अंदर भी क्या करते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, एकाकी परिवार की रचना करते हैं और एकाकी परिवार बना लेते हैं। जो कहीं ना कहीं ये सोच हमारी बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने अभी तक हमारा जो जीवन है उस जीवन के कम से कम 25, 30 या 35 साल देखे होंगे, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने कम से कम अपने जीवन के 50 से 60, 70 साल का अनुभव किया है, और वो अनुभव हमारे अनुभव से कहीं ज्यादा है, तो उनको हमें कहीं ज्यादा हमसे नॉलेज है। तो ये अर्थ की प्रधानता जो है, इसके कारण भी एकाकी परिवार की रचना होती है। या इसके अलावा अपने ये भी कह सकते हैं कि रोजगार और व्यवसाय के जो अवसर है वो भी निरंतर कम होते जा रहे हैं, और इसके अलावा अपने सबसे मूल कारण रोजगार के जो प्रभाव कम हो रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन, गांवों को छोड़कर शहर आ जाते हैं और शहर के अंदर काम में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने चाह कर भी परिवार वालों से संपर्क नहीं कर सकते, संपर्क में नहीं रह सकते, रोज उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक प्रकार की मजबूरी मान सकते हो। जब अपने शहर आते हैं तो रोजगार के लिए शहर आते हैं, है ना, अपने ये इच्छा करके आते हैं कि बहुत सारा मैं पैसा कमाऊंगा, अपने परिवार वालों को खुश रखूंगा, हर एक सुविधा मैं परिवार वालों को दूंगा। स्वाभाविक सी बात है, हर किसी के मन में इस प्रकार के विचार आते हैं और ये सही भी है। इस काम के लिए अपने गांवों को छोड़कर शहरों में आते हैं, शहरों में रहने लग जाते हैं और शहरों में काम में इतने ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार वालों से एक समय के लिए संपर्क ही टूट जाता है। 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 दिन, महीनों दिन तक घर वालों से बात नहीं होती, और फिर धीरे धीरे वही जो बात नहीं होती वो चीज अपने आदत में आ जाती है, फिर अपने बात करना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और बाद में वो एक परिवार अलग हो जाता है और एक इधर शहर वाला परिवार वो एक अलग हो जाता है, तो बाद में एक एकाकी परिवार की रचना हो जाती है। मजबूरी मान सकते हो, गांव में रोजगार के अवसर इतने ज्यादा है नहीं, तो रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन है, ये भी एक एकाकी परिवार बनने का मूल कारण है। तो ये एकाकी परिवार बनने के जो है वो मुख्य कारण माने जाते हैं। तो ये एकाकी परिवार के बारे में है। अब देखो, एकाकी परिवार के बारे में अपने पेपर में जो प्रश्न आता है, एक तो इसके अंदर इस विधेयक का नाम अच्छे से याद रखना। प्रश्न में आपसे वर्ष पूछेगा 2007। माता पिता व वरिष्ठ नागरिक देखरेख व कल्याण विधेयक कब पारित हुआ था? 2007 में विधेयक पारित हुआ था। या सीधा सा वो एकाकी परिवार का कोई भी एग्जाम्पल दे देगा या आपसे सीधी सी परिभाषा पूछेगा, तो ये जरूर याद रखना। और एकाकी परिवार को केंद्रीय या केंद्रीय परिवार, नाभिकीय परिवार, मूल परिवार या दाम्पत्य परिवार इसी परिवार को बोलते हैं। और एकाकी परिवार में जिसमें 2 पीढ़ियां निवास करती हो वो एकाकी परिवार है, यानी कि माता पिता व उसके बच्चे जो अविवाहित है वो एक साथ रहते हैं, तो वो क्या बनेगा? एकाकी परिवार बनेगा। माता पिता के जो बच्चे अविवाहित है ये रक्त संबंधी भी हो सकते हैं और ये दत्तक पुत्र यानी कि गोद लिए हुए भी हो सकते हैं। गोद लिए हुए पुत्र यानी कि दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री को भी परिवार का हिस्सा माना जाता है, याद रखिएगा। तो ये एकाकी परिवार है। एकाकी परिवार के बाद में दूसरा जो परिवार का प्रकार है वो आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार। अब देखिए संयुक्त परिवार के बारे में, जिसमें 2 पीढ़ियां निवास करे वो एकाकी परिवार है। परिवार का वह समूह है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां निवास करें। वो कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार है। 2 पीढ़ियों वाला एकाकी परिवार है और 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों वाला संयुक्त परिवार है।
अब देखो, संयुक्त परिवार के अंदर दो तीन परिभाषाओं के नाम आते हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से याद रखना। जैसे परिभाषा के अंदर जो पहला नाम आता है वो आता है आईपी देसाई का। आईपी देसाई। आईपी देसाई जो है ये एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार के बारे में क्या बोलते हैं, हम ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें पीढ़ी की गहराई परिवार की अपेक्षा अधिक होती है तथा जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय, अधिकार और अन्य चीजों से बंधे रहते हैं। वो कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार है। किसने कहा था? आईपी देसाई ने कहा था। क्या कहा था? हम ऐसे परिवार को, अब ये ढंग से याद रखना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, हम ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। हम ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें पीढ़ी की गहराई, जिसमें पीढ़ी की गहराई, पीढ़ी की गहराई का मतलब है कि बहुत सारी पीढ़ियां, बहुत सारी कितनी? कम से कम 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां, और परिवार की अपेक्षाएं अधिक हो, परिवार की अपेक्षा अधिक, पीढ़ी की गहराई और परिवार की अपेक्षा अधिक होती है, परिवार की अपेक्षा अधिक होती है तथा इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ संपत्ति, आय और अधिकारों से बंधे होते हैं। तथा जिसके सदस्य एक दूसरे से आय, संपत्ति, अधिकारों आदि से बंधे होते हैं। तो ये आईपी देसाई ने संयुक्त परिवार की परिभाषा दी थी। यानी कि हम ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एक तो पीढ़ी की गहराई ज्यादा होती है, यानी कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां निवास करती है, और जिसमें परिवार की अपेक्षा भी अधिक होती है एक दूसरे से, और जिसके अंदर जो सदस्य होते हैं सारे सदस्य एक दूसरे से किसी न किसी चीज में बंधे होते हैं, आय की दृष्टि से, संपत्ति में, अधिकारों में, कर्तव्यों में, सब चीजों में आपस में बंधे होते हैं। तो वो परिवार कैसा होता है? संयुक्त परिवार होता है। ये किसने कहा था? ये आईपी देसाई ने कहा था। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा संयुक्त परिवार में आईपी देसाई की है। इसके अलावा संयुक्त परिवार में एक और परिभाषा मैं आपको लिखवा देता हूं, वो परिभाषा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, याद रखना, श्रीमती इरावती कर्वे की है। श्रीमती इरावती कर्वे की परिभाषा है। श्रीमती इरावती क्या कहती है कि संयुक्त परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, एक रसोई का खाना खाते हैं, संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, समानता मूल्य में भाग लेते हैं, समान पूजा में भाग लेते हैं, समान अवसरों में भाग लेते हैं। कोई भी परिवार में कोई भी अवसर है, कोई भी उत्सव है, उसके अंदर समान रूप से भाग लेते हैं तथा आपस में नातेदारी में बंधे होते हैं। वो कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार है। किसने कहा था? इरावती ने कहा था। श्रीमती इरावती ने संयुक्त परिवार की परिभाषा दी थी। क्या लिख सकते हैं? संयुक्त परिवार
वह समूह है जो एक ही छत के नीचे निवास करे, एक ही रसोई का बना खाना ग्रहण करे, एक ही छत के नीचे निवास करे तथा एक ही रसोई का जो खाना है वो ग्रहण करे, संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हो, संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हो, समान पूजा में भाग लेते हो। तो वो कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार है। किसने कहा था? श्रीमती इरावती ने कहा था। श्रीमती इरावती ने कहा था कि हम संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जो समूह एक ही छत के नीचे निवास करता हो, एक ही रसोई का खाना खाता हो, समान पूजा में भाग लेता हो, संपत्ति का सम्मिलित रूप से स्वामी हो, यानी कि जितने भी सदस्य है वो सारे संपत्ति के एक जैसे स्वामी हो। तो वो परिवार कौन सा है? संयुक्त परिवार है। ये किसने कहा था? श्रीमती इरावती कर्वे ने कहा था। दोबारा देखो संयुक्त परिवार के बारे में, बड़ा आसान है। संयुक्त परिवार परिवार का वह समूह जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियां निवास करती हो। कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार है। आईपी देसाई ने कहा कि हम ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें पीढ़ी की गहराई परिवार की अपेक्षा अधिक होती है तथा जिसके सदस्य एक दूसरे से आय, संपत्ति, अधिकारों आदि से बंधे होते हैं। और अभी एक परिभाषा हमने पढ़ी श्रीमती इरावती, संयुक्त परिवार वह समूह है जो एक ही छत के नीचे निवास करे, एक ही रसोई का खाना खाए, संपत्ति का सम्मिलित स्वामी होते हो और समान पूजा के अवसरों में भाग लेते हो। कौन सा परिवार है? संयुक्त परिवार है। तो ये संयुक्त परिवार के बारे में उसकी परिभाषाएं हैं। अब देखो संयुक्त परिवार के लक्षण क्या है। संयुक्त परिवार के लक्षण, संयुक्त परिवार के लक्षण, संयुक्त परिवार के लक्षण क्या क्या है? जैसे संयुक्त समिति, संयुक्त समिति यानी कि परिवार, संयुक्त परिवार में क्या होते हैं? सभी सदस्य मिलकर रहते हैं, तो सबकी एक प्रकार से संयुक्त समिति की तरह वो काम करते हैं। तो एक लक्षण क्या है कि वो क्या होगी? एक संयुक्त समिति की तरह व्यवहार करेगी। तुलनात्मक स्थायित्व, तुलनात्मक अस्थायित्व। तुलनात्मक स्थायित्व का मतलब है कि परिवार के जो सभी सदस्य होते हैं उनका जो स्थायित्व होता है, उनका जो परिवार में ओहदा होता है, वो ओहदा उनकी उम्र के हिसाब से जो है वो फिक्स होता है। यानी कि संयुक्त परिवार में जो सबसे बड़ा होगा वो परिवार का मुख्य नेता होगा, उसकी चलेगी। उससे जो छोटा होगा वो अपने वाले बड़े की बात मानेगा, लेकिन उससे छोटा होगा उससे भी छोटा वाला बीच वाले की बात मानेगा, है ना। एक श्रृंखला बनी होती है। जैसे चाचा है, अपने चाचा है, मान लो पापा का छोटा भाई चाचा, तो चाचा पापा की बात मानेंगे, पापा अपने ताऊजी की बात मानेंगे और ताऊजी अपने दादाजी की बात मानेंगे। तो एक वो क्या होती है? श्रृंखला बनी होती है ना। एक तुलनात्मक स्थायित्व होता है। एक उम्र के हिसाब से जो है वो परिवार जो है वो आगे से आगे एक दूसरे को कोई भी काम है, कोई भी जिम्मेदारी है, वो उस हिसाब से उनके ऊपर जो वो निर्धारित की जाती है। उसके अलावा साझा निवास स्थान, सभी एक ही घर में रहते हैं संयुक्त परिवार में। उसके अलावा साझा धर्म,
अब परिवार में है तो धर्म भी तो सबका साझा ही होगा। उत्पादक इकाई, उत्पादक इकाई, उत्पादक इकाई का मतलब है कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक जितना काम करते हैं। कोई ज्यादा भी है लेकिन लगभग वो एक जितना काम करते हैं, तो संयुक्त परिवार के सदस्य उत्पादक इकाई की तरह जो है वो परिवार करते हैं। इसके अलावा संयुक्त परिवार का जो आकार है वो बड़ा होता है, विशाल आकार होता है, जबकि एकाकी परिवार परिवार का सबसे छोटा रूप है। जबकि ये संयुक्त परिवार का जो आकार है वो विशाल होता है। तो ये संयुक्त परिवार के कुछ लक्षण होते हैं, है ना। और देखो जितने भी लक्षण लिखे हैं वो सारे लक्षण वो है जिनको हम कहीं ना कहीं परिवार के बीच में जब रहते हैं तो जिनको अपने महसूस करते हैं, तो ये सारे किसके लक्षण हैं? संयुक्त परिवार के लक्षण हैं। इसके अलावा हमें याद करना है संयुक्त परिवार के गुण या जो महत्व है। संयुक्त परिवार के गुण या महत्व। अब संयुक्त परिवार के गुण क्या क्या है, महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व है आर्थिक उन्नति। जो परिवार की आर्थिक उन्नति होती है उसको निश्चित करते हैं। यानी कि जो परिवार मिलजुल कर रहेगा ये तो पक्का कन्फर्म है कि वो परिवार आर्थिक उन्नति बहुत ज्यादा करेगा। क्योंकि अगर मान लो संयुक्त परिवार का कोई भी एक सदस्य है, उस सदस्य के ऊपर कोई बहुत बड़ी भारी मुसीबत आ गई, तो वो सदस्य अगर संयुक्त परिवार का हिस्सा है तो वो उस बहुत बड़ी मुसीबत का सामना चुटकियों में कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे मेरे पूरे परिवार की सपोर्ट है, दबने वाला नहीं। अगर मान लो वही बंदा एकाकी परिवार में हो, और एकाकी परिवार में तो स्वाभाविक सी बात है वो बंदा सोचकर ही घबरा जाएगा कि अगर मुसीबत आ गई तो मेरे पीछे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है, तो वो वैसे दब जाएगा। जबकि अगर परिवार मिला जुला रहे ना तो बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे फायदे हैं। बंदा जल्दी से दबता नहीं है चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए। तो ये आर्थिक उन्नति एक निश्चित होती है। संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा गुण जो है वो यही माना जाता है। उसके अलावा श्रम विभाजन, श्रम विभाजन यानी कि परिवार को चलाने के लिए जितने भी सदस्य काम करते हैं वो आपस में काम को बांटकर करते हैं। ऐसा नहीं कि संयुक्त परिवार में अगर मान लो कि 4 लोग निवास कर रहे हैं, 4 में बात कर रहा हूं व्यक्तियों की, औरतें अलग है, बच्चे अलग है, 4 अगर कोई व्यक्ति है तो वो 4 में से कोई एक व्यक्ति काम नहीं, एक व्यक्ति काम करे और 3 व्यक्ति काम ना करे, ऐसा कभी संयुक्त परिवार में होगा नहीं। संयुक्त परिवार में अगर 4 व्यक्ति है तो चारों मिलकर काम करेंगे और चारों से जो इनकम होगी वो इनकम एक साथ इकट्ठी करेंगे और उस इनकम में से परिवार को वो आसानी से चला लेंगे। तो जो भी काम होता है, जो भी वो श्रम होता है, वो सारे परिवार के सदस्य मिलजुल कर करते हैं, बांट कर करते हैं। तो काम का बोझ भी इतना ज्यादा महसूस नहीं होता किसमें? संयुक्त परिवार में। तो श्रम विभाजन भी इसकी एक बहुत बड़ा इसका महत्व है, इसका गुण अपने कह सकते हो। इसके अलावा समाजवाद, समाजवाद, समाजवाद का मतलब है कि संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य होगा ना वो ज्यादातर समाज की बात करता है, अपनी संस्कृति की बात करता है, अपने समाज की बात करता है, समाज को आगे बढ़ाने की हमेशा बात करता है। एकाकी परिवार का जो सदस्य होगा ना वो क्या करेगा? एकाकी परिवार में अगर रहता है तो उसका जो वातावरण आसपास का है, उसकी सोच है वो वैसे एकाकी परिवार की तरह उसकी सोच काम करती है। वो फिर क्या करेगा? समाज को इतनी ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता है ना। वो ये सोच हो जाती है कि समाज हमारे कुछ भी काम नहीं आएगा अगर कोई एकाकी परिवार में रह रहा है। लेकिन अगर कोई संयुक्त परिवार में रह रहा है तो उसको ये पता है कि रात हो चाहे दिन हो, आंधी आए तूफान आए, समाज हमारे काम आएगा, समाज के बिना हम अधूरे हैं। तो वो एक प्रकार से समाजवादी यानी कि वो सामाजिक इकाई के रूप में वो बहुत ज्यादा अग्रसर होता है
और एक समाजवाद की सोच जो है उसके अंदर अपने आप पनप जाती है, तो वो समाजवाद की तरह जो है वो काम करता है। इसके अलावा अगर संयुक्त परिवार में अपने रहते हैं तो विश्राम के अवसर खूब आपको मिल जाते हैं, रेस्ट करने का अवसर खूब मिलेगा। एकाकी परिवार में हो तो परिवार में एक ही कमाने वाले हो तो दिन और रात आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप संयुक्त परिवार में हो, महीने 2 महीने 3 महीने आपने बहुत काम कर लिया, तो अब आप आराम से 10-15 दिन आराम कर सकते हो। काम बहुत कर लिया तो अब आराम से काम करो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आप संयुक्त परिवार में हो तो बाकी के दूसरे अपने परिवार को अपने आप संभाल लेंगे। तो विश्राम करने के अवसर जो है वो संयुक्त परिवार में खूब मिलते हैं। उसके अलावा एक प्रकार से ये मान लो कि संयुक्त परिवार जो होगा ना, उसका साथ ही सामाजिक बीमा हो जाएगा। एकाकी परिवार वालों को तो LIC बीमा करवाना पड़ता है, लेकिन संयुक्त परिवार का अपने आप सामाजिक बीमा हो जाता है। सामाजिक बीमा का मतलब है कोई भी अगर परिवार में भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए, कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, कोई सदस्य बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो उस परिवार को देखभाल करने की जिम्मेदारी फिर वो पूरा समाज आगे आकर उठाता है, और उस सदस्य की जितनी भी जिम्मेदारी है वो संयुक्त परिवार के दूसरे सदस्य अपने आप उठा लेते हैं। यानी कि उस बंदे को कोई टेंशन नहीं है अगर वो संयुक्त परिवार में ले रहा है तो LIC बीमा करवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका कौन सा बीमा हो जाता है, सामाजिक बीमा अपने आप ही हो जाता है। और उसके अंदर बहुत सारे सामाजिक गुण भी होते हैं। सामाजिक गुण भी होंगे। अभी जैसे बताया ना कि एकाकी जो परिवार होगा उसकी अपने आप एक सोच हो जाती है कि समाज हमारे कोई काम नहीं आएगा, जबकि संयुक्त परिवार में जो निवास करेगा उसकी अपने आप ये सोच हो जाती है कि हमारे काम तो कौन आएगा, समाज ही आएगा। तो उसके अंदर सामाजिक जो गुण है वो अपने आप भरपूर मात्रा के अंदर उसके अंदर जो है वो निवास कर देते हैं। ये संयुक्त परिवार के कुछ गुण या महत्व होते हैं। तो ये संयुक्त परिवार के बारे में था, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। वो 2-3 जो परिभाषाएं हैं वो ढंग से याद रखना। तो ये संयुक्त परिवार के बारे में था। इसके बाद देखो संयुक्त परिवार के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं। रेडक्लिफ ब्राउन ने संयुक्त परिवार को कई भागों में बांटा था। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संयुक्त परिवार के प्रकार। अब ये हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ढंग से याद कर लेना। रेडक्लिफ ब्राउन ने संयुक्त परिवार के कौन कौन से प्रकार बताए थे और कौन से प्रकार की क्या खास बात है, ढंग से समझकर याद करना। एक एक चीज को बड़े बारीकी से समझना। पहला जो इन्होंने प्रकार बताया था उस प्रकार का नाम था वंश परंपरा संयुक्त परिवार। वंश परंपरा संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का पहला प्रकार है, नाम को समझना, वंश परंपरा संयुक्त परिवार। परिवार क्या है, संयुक्त है, यानी कि कम से कम 3 पीढ़ियां निवास कर रही है। और पहले है वंश परंपरा, यानी कि वो वंश आगे से आगे चलता रहता है। तो वंश परंपरा संयुक्त परिवार क्या होता है देखिएगा। जैसे परिवार में रहते हैं माता व पिता, माता व पिता है, माता पिता का विवाहित बेटा है, उसी परिवार में रहता है, और माता पिता का पोता या पोती। तो ये देखो एक वंश परंपरा चल पड़ी। पिता का वंश बेटा आगे ले गया, इसका आगे वंश उसका पोता बढ़ा देगा, तो एक वंश परंपरा चल पड़ी। और कम से कम देखो 3 पीढ़ियां रह रही है, माता पिता एक पीढ़ी, उसका बेटा दूसरी पीढ़ी, उसका बेटा यानी कि इसका पोता तीसरी पीढ़ी। तो कम से कम 3 पीढ़ियां हैं।
तो संयुक्त परिवार है। और एक वंश जो है वो आगे परंपरा बढ़ रही है, तो ये कौन सा परिवार हो गया? वंश परंपरा संयुक्त परिवार हो गया। किसके अनुसार? रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार। यानी कि वह परिवार जिसमें माता पिता, उसका विवाहित बेटा और उसके पोते व पोतियां निवास करते हो, वो कौन सा परिवार है? वो वंश परंपरा संयुक्त परिवार है। किसके अनुसार? रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार। तो पहला परिवार का प्रकार ये बताया था। उसके बाद दूसरे परिवार का प्रकार था शाखीय संयुक्त परिवार। शाखीय संयुक्त परिवार। शाखीय संयुक्त परिवार। अब वंश परंपरा जो संयुक्त परिवार होगा उसमें केवल एक कड़ी चलेगी। माता व पिता है, उसका एक विवाहित बेटा है, उसके आगे बेटे यानी कि पोता व पोतियां हैं। तो एक वंश परंपरा में एक कड़ी चली तो वो कैसा बन गया? वंश परंपरा संयुक्त परिवार बन गया। अब ये क्या है? शाखाई संयुक्त परिवार है। शाखाई का मतलब है कि एक कड़ी नहीं चलेगी, उसकी कई शाखाएं बन जाएगी। जैसे देखो, माता व पिता है, ठीक है, इनके दो बेटे हैं। बेटा है जो विवाहित है, दूसरा बेटा है वो भी विवाहित है। शाखा बन गई। दो बेटे हैं, अगर एक बेटा होता तो वो एक कड़ी चलती तो वो वंश परंपरा हो जाता। दो या दो से अधिक बेटे हैं तो एक वो शाखाओं में बंट गया। अब क्या हुआ? अब एक पीढ़ी और ये दूसरी पीढ़ी, दो पीढ़ी है तो ये तो एकल परिवार हुआ। अब संयुक्त परिवार का मतलब है कि इनके फिर आगे संतानें हैं। बेटा या बेटी, यहां पर भी इस बेटे की संतानें हैं, बेटा या बेटी। यानी कि अब ये माता पिता की एक संतान ना होकर ये परिवार अब दो शाखाओं में विभाजित हो गया और दो शाखाओं में बंटकर फिर इसने आगे अपनी जो वंश परंपरा है वो आगे चला दी। तो ये कैसा परिवार बन गया? शाखाई संयुक्त परिवार बन गया। अगर एक बेटा होता तो एक ही वंश की कड़ी चलती, तो वो क्या हो जाता? वंश परंपरा संयुक्त परिवार। दो बेटे हैं तो उसका वंश दो शाखाओं में बंट गया, तो वो क्या बन गया? शाखाई संयुक्त परिवार। और संयुक्त परिवार में याद रखना कम से कम 3 पीढ़ियां होनी जरूरी है। कम से कम 3 पीढ़ियां होनी जरूरी है। तो ये कौन सा बन गया? शाखाई संयुक्त परिवार बन गया। उसके बाद तीसरा जो परिवार का नाम है वो है अनुपूरित अनुपूरित शाखाई संयुक्त परिवार। अब समझना, अनुपूरित क्या होता है? अधूरा। अब ये शाखाई संयुक्त परिवार होता तो उसकी दो या दो से अधिक संतानें होती, विवाहित होते और उनके आगे बेटे होते, तो वो क्या बनता? शाखाई संयुक्त परिवार बनता। अब शाखाई संयुक्त परिवार जब अधूरा हो, पूरा ना बना हो, तो वो क्या हो जाएगा? अनुपूरित शाखाई संयुक्त परिवार हो जाएगा। जैसे मान लो यहां पर माता व पिता है, ठीक है, परिवार की पहली पीढ़ी है। अब क्या हुआ कि इसका एक पुत्र है, लेकिन वो पुत्र क्या है? विदुर है। एक पुत्री है, वो क्या है? विधवा है। अधूरा परिवार हो गया ना। पुत्र विदुर है और पुत्री विधवा है। एक पुत्र है जो अविवाहित है, अविवाहित है, और एक पुत्र है जो विवाहित है, जो विवाहित है। और इस विवाहित
पुत्र के आगे बेटा या बेटी है। अब देखो, शाखा का मतलब होता कि ये जो वंश है ये कई शाखाओं में आगे चलता, लेकिन यहां पर ये शाखा आगे नहीं बढ़ पाई, यहां पर ये शाखा आगे नहीं बढ़ पाई, यहां पर भी शाखा आगे नहीं बढ़ पाई। शाखा आगे केवल बस एक शाखा के अंदर ये परिवार आगे बढ़ रहा है ना। अगर इसके एक ही संतान होती तो वो वंशीय परंपरा वाला हो जाता, लेकिन संतान तो दो या दो से अधिक है, तो ये कौन सा बना, शाखाई। लेकिन शाखाई परिवार में क्या हुआ कि शाखा को इन्होंने आगे नहीं बढ़ा पाए। पुत्र विदुर था, पुत्री विधवा है, पुत्र एक अविवाहित है। एक पुत्र विवाहित है, उसके बेटा या बेटी है, तो केवल वो एक पुत्र वो अपने वंश को आगे बढ़ा रहा है, तो ये शाखाई परिवार पूरा नहीं है, ये शाखाई परिवार एक अधूरा है। तो इसको नाम क्या दे दिया, अनुपूरित शाखाई संयुक्त परिवार। समझ में आ गया। दोबारा देखिए, वंश परंपरा संयुक्त परिवार में क्या होगा, जब वंश की एक ही कड़ी चले, माता पिता है, उसका विवाहित बेटा है, उसके बेटा यानी कि पोता या पोती है। शाखाई के अंदर क्या होगा कि वो वंश परंपरा दो कड़ियों या दो से अधिक कड़ियों में बन जाए, माता पिता के दो बेटे, दोनों विवाहित है, दोनों के आगे बेटा बेटी है, तो ये शाखाओं में वंश परंपरा चल पड़ी। और जब ये अधूरा हो कि शाखाएं तो है लेकिन चार में से ये मान लो कि आधी शाखाएं अधूरी है, केवल एक ही शाखा चल रही है, तो ये शाखा पूरी नहीं हो पा रही, तो ये क्या हो गया, अनुपूरित हो गया, मतलब अधूरा हो गया। तो ये तीसरा प्रकार है। इसके बाद में जो चौथा प्रकार है वो है अनुपूरित वंश परंपरा संयुक्त परिवार। अनुपूरित वंश परंपरा संयुक्त परिवार। अब देखो, अनुपूरित वंश परंपरा संयुक्त परिवार, वंश परंपरा तो कौन सी है कि वो वंश निरंतर चलता रहे, लेकिन ये वंश निरंतर ना चले, अधूरा रह जाए, तो उसको क्या बोल दिया, अनुपूरित वंश परंपरा संयुक्त परिवार बोल दिया। जैसे देखो, माता पिता, ठीक है, इसका बेटा है जो ये मान लो विवाहित है, दूसरी पीढ़ी आ गई, और इसके आगे बेटा या बेटी निवास कर रहे हो, तो ये एक वंश परंपरा संयुक्त परिवार हो गया। लेकिन मान लो इस पिता का एक भाई है, पिता का जो भाई है वो या तो विदुर है या वो संतान विहीन है। तो अब क्या हुआ कि इस परिवार का जो वंश था, उस वंश का जो आगे, वो जो वंश आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ाने का काम केवल एक ही कड़ी कर रही है। दो भाई है, इसमें से एक भाई जो है वो अपने वंश को बढ़ा रहा है, दूसरा जो भाई है वो भाई क्या है, विदुर और संतान विहीन है, तो वो भाई अपने वंश को आगे नहीं बढ़ा पा रहा। तो ये वंश परंपरा का जो संयुक्त परिवार था ये क्या हो गया, अधूरा हो गया। अगर ये सेम कड़ी यहां पर भी चलती रहती तो क्या हो जाता, वंश परंपरा संयुक्त परिवार हो जाता। लेकिन ये कड़ी एक साइड में चल नहीं रही, केवल एक ही साइड में चल रही है, तो ये अधूरा हो गया। तो नाम क्या दे दिया, अनुपूरित वंश परंपरा संयुक्त परिवार। उसके बाद देखो, पांचवा जो प्रकार है उस प्रकार को नाम दिया गया वंश परंपरा शाखाई संयुक्त परिवार। वंश परंपरा शाखाई संयुक्त परिवार। ध्यान देना, हमने चार परिवार पढ़े जिसमें दो परिवार पूरे थे, दो अधूरे थे, अनुपूरी थे। एक था वंश परंपरा संयुक्त परिवार, एक था शाखाई संयुक्त परिवार। अब ये दोनों मिले जुले नाम आ जाए आगे
कि वंश परंपरा और शाखाई परिवार है। वंश परंपरा और शाखाई परिवार है, मतलब वंश कई शाखाओं में बंटा हुआ है। जैसे देखो, माता पिता, ठीक है, परिवार में है, इनके ये मान लो कि दो बेटे हैं, ठीक है, दो या दो से अधिक है, अपने ये मान लेते हैं दो बेटे हैं। बेटा है जो विवाहित है, दूसरा बेटा है वो भी विवाहित है, ठीक है, दो बेटे हैं, दोनों के दोनों विवाहित है, ठीक है। अब इनके आगे फिर संतान है। जैसे ये बेटा जो विवाहित है, इसका एक बेटा है जो विवाहित है और एक बेटी है, ये भी विवाहित है, इसका भी एक बेटा है जो विवाहित है और एक बेटी है, ये भी विवाहित है। अब देखो, वंश चल पड़ा और वंश एक कड़ी में ना चलकर ये वंश शाखाओं में बंट गया, तो कैसा परिवार हो गया? वंश परंपरा शाखाई संयुक्त परिवार। अगर केवल ये एक ही कड़ी चलती तो ये वंश परंपरा संयुक्त परिवार होता। एक कड़ी ना बनकर ये परिवार कई शाखाओं में बंट गया तो ये कैसा परिवार हो गया? क्योंकि वंश तो एक ही है लेकिन ये कई शाखाओं में बंटा हुआ है, तो क्या बन गया? वंश परंपरा शाखाई संयुक्त परिवार। अब इसका एक, ये मान लो कि ये परिवार है, ये परिवार अधूरा हो तो नाम क्या पड़ गया? अनुपूरित वंश परंपरा शाखाई संयुक्त परिवार। मतलब है यहां पर कोई भी एक अधूरा कर दो, आधा कर दो, तो वो क्या बन जाएगा? अनुपूरित वंश परंपरा शाखाई परिवार बन जाएगा। जैसे देखो, इसने छठा प्रकार क्या लिखा था, रेडक्लिफ ब्राउन ने छठा प्रकार इसका था अनुपूरित वंश परंपरा शाखाई परिवार। कि जो वंश परंपरा शाखाई परिवार है वो अधूरा है, तो नाम क्या दे दिया? अनुपूरित वंश परंपरा शाखाई परिवार। अब देखो ये कैसा होगा? जैसे मान लो माता पिता, दो बेटे हैं, बेटा विवाहित है और दूसरा जो बेटा है वो भी मान लो विवाहित है, ठीक है। मतलब ये वाला जो वंश है, ये वंश आगे चल पड़ा और आगे ये दो शाखाओं में बंट गया, लेकिन अभी तक ये संयुक्त परिवार तो नहीं हुआ क्योंकि इस परिवार में अभी तक दो ही पीढ़ियां हैं। संयुक्त परिवार वो परिवार होगा जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियां हो, इसमें तो अभी तक 2 पीढ़ियां हैं। अब क्या हुआ? इसकी 2 संतानें हैं, बेटा है जो विदुर है और बेटी है जो विधवा है। तो ये वाला जो वंश है वो आगे चलने से रुक गया, अधूरा रह गया। सेम इधर बेटा है और बेटी है और इधर भी मान लो कि कोई दुर्घटना हो जाए और ये भी वंश आगे बढ़ने से रुक जाए, यानी कि जो बेटा है ये भी यहां पर क्या है? विदुर है और संतान विहीन है, और बेटी जो है वो भी इधर क्या है? विधवा है और संतान विहीन है। तो ये परिवार तो क्या बंट गया? परिवार की तो वंश एक ही है और ये वंश कई 2 शाखाओं में बंट गया, शाखाई परिवार हो गया, लेकिन ये परंपरा फिर वंश आगे नहीं बढ़ पाया।
बेटा विदुर है और बेटी विधवा है, तो वंश आगे नहीं बढ़ पाया, तो अधूरा रह गया, तो परिवार का नाम क्या कर दिया, अनुपूरित वंश परंपरागत शाखाई परिवार। रेडक्लिफ ब्राउन ने संयुक्त परिवार के ये 6 प्रकार बताए थे। तो 6 प्रकार के परिवार है, इनको ढंग से कवर याद रखना। परिभाषा देकर आपसे वो परिवार का नाम पूछेगा, कोई भी एग्जाम्पल दे देगा। परिवार में मान लो राम श्याम निवास करते हैं, सीताराम, कोई भी एग्जाम्पल लिख देगा XYZ और आपसे पूछेगा ये परिवार उल्लेखित में से कौन सा परिवार का प्रकार है। तो ये 6 प्रकार है, इनके नाम ढंग से याद रखना। चलो, ये आपका परिवार का टॉपिक है जो आपका कंप्लीट है। अब जो हमने जो भी पढ़ा उनको एक बार अपने जल्दी से स्लाइड के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। देखिएगा, पहले हमने पढ़ा था एकाकी परिवार, ध्यान देना और कोशिश करना रिवाइज करने की। क्या पढ़ा एकाकी परिवार में? एकाकी परिवार को केंद्रीय परिवार, नाभिकीय परिवार, मूल परिवार या दाम्पत्य मूलक परिवार भी कहते हैं। याद है, परिवार का यह सबसे छोटा रूप होता है जिसमें पति पत्नी और आश्रित बच्चे रहते हैं तथा शादी होते ही बच्चा अलग हो जाए। क्योंकि एकल परिवार वह परिवार है जिसमें अधिकतम 2 पीढ़ियां ही निवास करती हो। तीसरी पीढ़ी के आने के बाद वह एकाकी परिवार क्या बन जाएगा, संयुक्त परिवार बन जाएगा। तो जैसे ही बेटे की शादी हुई, बेटा अलग हो गया, तो वो एकल परिवार के अंदर ही काउंट हुआ। अब इस चीज को कम करने के लिए, और भारत सरकार ने इस चीज का विरोध किया और भारत सरकार ने इसे कम करने के लिए एक विधेयक पारित किया था, जो आपको बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण है। 2007 में पारित हुआ था और 2007 में अपने भारत में लागू हो गया था। माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और उनका कल्याण करने वाला विधेयक था, जो 2007 के अंदर बना था। जो विधेयक प्रत्येक आम नागरिक को बाध्य करता है अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने के लिए आजीवन तक। तो विधेयक का नाम ढंग से याद रखना। वर्ष 2007 में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख व कल्याण विधेयक 2007 पारित किया गया, जो माता पिता और अभिभावकों की देखरेख करने के लिए संतानों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। एकाकी परिवार कहते किसको है, हर कोई जानता है। पर्सन जो बनेगा वो विधेयक वाला बनेगा। विधेयक सन याद रखना 2007 में। कब बना? 2007 में, जैसा कि हमने पढ़ा भी था। वर्तमान में ऐसे परिवार शहरों में सर्वाधिक पाए जाते हैं और धीरे धीरे भारत में ऐसे परिवारों की वृद्धि हो रही है। एकल परिवार सामान्यतः सुखी परिवार होता है। इन परिवारों में रहने वाले बच्चों में आत्मनिर्भरता और निर्णय लेने की क्षमता विकास होता है। एकाकी परिवार है तो जो भी परिवार का छोटे से छोटा बड़े से बड़े काम होगा, पता है वो काम मुझे ही करना है, तो निर्णय लेने की क्षमता भी अपने आप उसमें विकसित हो जाएगी। खुद के ऊपर विश्वास भी उसको अपने आप पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि दूसरा कोई चारा ही नहीं है। परिवार का कोई भी काम होगा वो काम करना तो उसे ही है। अगर वो संयुक्त परिवार में रहता तो चलो वो उस काम को छोड़ देता कि चलो दूसरा भाई देख लेगा, होता ही ऐसा संयुक्त परिवार में। लेकिन एकाकी परिवार में ये पक्का है कि कोई भी काम आ जाए तो वो काम करना तो मुझे ही पड़ेगा। कैसे करना है वो काम, उस काम का रिजल्ट क्या रहेगा, तो ये बार बार उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है और उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास स्वतः हो जाता है। इसके अलावा एकाकी परिवार बनने के कारण जनसंख्या वृद्धि, स्वतंत्र रहने की इच्छा, सामाजिक बदलाव, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, अर्थ की प्रधानता, रोजगार और व्यवसाय के प्रवर्जन, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन पढ़ा था वो सेम है। अब ये वाला जो पीडीएफ है ना, आपको इसी क्लास के अंदर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, लेकिन आप कोशिश करना साथ साथ में नोट्स बनाने की। जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। हाँ, पढ़ने के लिए पीडीएफ फाइल वैसे आपको मिल जाएगी। अब देखो संयुक्त परिवार, यह परिवार का बड़ा रूप है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करें। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, सामूहिक भोजन व पूजा में भाग लेते हैं। वर्तमान में ऐसे परिवार ग्रामीण इलाकों में ज्यादा पाए जाते हैं। प्राचीन भारत में ऐसे परिवार ज्यादा थे जो वर्तमान में हो रहे आधुनिकीकरण के कारण छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। एकाकी परिवार ज्यादा शहरी क्षेत्रों में है और संयुक्त परिवार ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में है। सिंपल है। इसके अलावा देखिए,
दो परिभाषाएं आपको बताई थी जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना, जो हमने लिखा भी था, आईपी देसाई की और श्रीमती इरावती कारवे की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। आईपी देसाई क्या कहते हैं? हम ऐसे परिवारों को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें पीढ़ी की गहराई परिवार की अपेक्षा अधिक होती है तथा जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय, अधिकारों और कर्तव्यों से बंधे होते हैं। ये किसकी परिभाषा है? आईपी देसाई की परिभाषा है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। श्रीमती इरावती के अनुसार संयुक्त परिवार व्यक्तियों का वह समूह है जो एक ही छत के नीचे निवास करते हैं, एक रसोई का खाना खाते हैं, संपत्ति के सम्मिलित स्वामी होते हैं, सामान्य पूजा में भाग लेते हैं तथा आपस में नातेदारी से बंधे होते हैं। नातेदारी का मतलब है रिश्तेदारी में आपस में बंधे होते हैं, वो संयुक्त परिवार है। किसका कहना था? श्रीमती इरावती कर्वे का कहना था। ये दो परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने पढ़ा था संयुक्त परिवार के लक्षण क्या है। संयुक्त समिति, तुलनात्मक स्थायित्व, साझा निवास स्थान, साझा धर्म, सहकारी संगठन। सहकारी संगठन क्या होता है? सहकारिता का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब वो काम करते हैं तो वो संगठन सहकारिता कहलाते हैं। अब संयुक्त परिवार 3 पीढ़ियां रहती है, तो 3 पीढ़ियों का जो उनके अंदर मान लो जो व्यक्ति विशेष है उनका एक ही उद्देश्य होता है परिवार का पालन पोषण करना, और वो सभी व्यक्ति एक ही परिवार में मिलजुल कर रहते हैं। तो वो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है, एक ही घर में रह रहे हैं, उनका उद्देश्य एक ही है परिवार का पालन पोषण करना, तो वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का मिला संगठन क्या बन गया? सहकारी बन गया। तो ये किस प्रकार का संगठन है? सहकारी संगठन है। कौन सा? संयुक्त परिवार। कौन सा? संयुक्त परिवार। क्योंकि सहकारिता का मतलब क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब वो काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? सहकारिता कहलाता है। और ऐसा ही कुछ होता है संयुक्त परिवार में। उत्पादक इकाई है, पारंपरिक अधिकार एवं दायित्व है, विशाल आकार है, सदस्यों में एक निश्चित सहस्त्रण है, यानी कि सदस्यों का जो एक निश्चित उनका एक ओहदा होता है परिवार के अंदर, उनको एक समान इज्जत, एक ओहदा दिया जाता है। वो एक निश्चित श्रेणी, निश्चित उम्र के हिसाब से, निश्चित कर्म के हिसाब से उनके पास एक ओहदा होता है। ये उनके संयुक्त परिवार के लक्षण है। उसके बाद में हमने पढ़ा संयुक्त परिवार के गुण क्या है। आर्थिक उन्नति को निश्चित करती है, श्रम विभाजन है, समाजवाद है, बचत है, इसके अलावा विश्राम के अवसर है, सामाजिक बीमा है, सामाजिक गुण है, भूखंडन को रोकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण है, भी भूखंडन को रोकता है क्योंकि संयुक्त परिवार क्या रहेगा? एक ही घर में रहेगा। अगर वो संयुक्त परिवार में मान लो कि वो 4 व्यक्ति है, 4 भाई है, एक साथ रह रहे हैं, तो वो एक ही घर में रह रहे हैं। अब वो चारों भाई अलग अलग हो तो अब चारों के लिए अलग अलग मकान की जरूरत पड़ेगी, अलग अलग वो फिर घर बनाने पड़ेंगे। घर बनाएंगे तो अलग अलग भूमि के टुकड़े का वो यूज करेंगे, यानी कि भूखंडन होगा। तो संयुक्त परिवार एक प्रकार से भूखंडन को भी रोकता है क्योंकि वो एक ही छत के नीचे, एक ही घर के अंदर वो सारे जने मिलजुल कर रहते हैं। तो संयुक्त परिवार भूखंडन को रोकता है। यहां से प्रश्न कथन वाला बन सकता है, ढंग से याद रखना। भूखंडन को रोकता है एकल परिवार या संयुक्त परिवार? तो कौन रोकता है? संयुक्त परिवार रोकता है। अब देखो संयुक्त परिवार के दोष या अवगुण। निकम्मों का घर होता है। अगर 4 भाई है तो 4 में से पक्का है ज्यादातर छोटे वाला, वैसे कह रहा हूं, कोई है तो अगर कोई सीरियस मत लेना। एक भाई ऐसा होगा जो काम करने से बचने के बहाने ढूंढेगा। लगभग होता ही है, अगर ना हो तो एक अपवाद है, लेकिन लगभग होता है। निकम्मों का घर। व्यक्तित्व के विकास में बाधक। व्यक्ति कोई भी संयुक्त परिवार में रह रहा है ना, वो अपने आप में उसमें डिसीजन लेने की क्षमता जो वो विकसित नहीं हो पाती। क्योंकि अगर संयुक्त परिवार में 4 भाई है तो 4 भाई अगर कोई भी एक भाई कोई भी काम करेगा तो वो काम करने से पहले बाकी के तीनों भाइयों से पहले राय लेगा, पूछेगा कि ये काम मैं करूं या न करूं। यानी कि उसकी खुद की जो डिसीजन पावर है वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं हो पाती, वो उन तीनों के ऊपर निर्भर हो जाता है।
कि वो वाले भाई क्या कहेंगे, सही कहेंगे, गलत कहेंगे, वो जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूंगा, खुद का डिसीजन नहीं हो पाता। मुकदमेबाजी का प्रोत्साहन, है ना, अगर कोई संयुक्त परिवार में 4 भाई या मान लो कोई बात भरना है, कोई शादी आ गई, उसके अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ होने का जो कारण है वो चारों भाई एक दूसरे के ऊपर थोपना शुरू हो जाएंगे। भाई तो क्या करते हैं, कौन करते हैं, ये आपको भी पता है, भाइयों के जो पीछे आती है ना वही करवाती है, लेकिन हो जाता है, मुकदमेबाजी भी हो जाता है। झगड़ों को उत्पन्न करता है, झगड़ों के, अब झगड़े उत्पन्न होंगे तभी तो वो संयुक्त परिवार किस में बदल जाएगा, एकाकी परिवार में बदल जाएगा। झगड़े उत्पन्न करता है। इसके अलावा एकांत का अभाव होता है ना, अगर 4 भाई या छोटे वाली भाई की अगर नई नई शादी हुई है और शादी के बाद अगले दिन मान लो दिन के अंदर वो अपने रूम के अंदर आराम करने के लिए जाता है, तो कोई ना कोई चाचा ताऊ का लड़का आकर वो गेट खोल ही देगा, है ना, मतलब उसको आराम से बैठकर वार्तालाप करने का भी टाइम उसको घर के अंदर एक कोने में आराम से वो नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से एकांत का अभाव होता है। अनियंत्रित प्रजनन होता है, कुशलता और गतिशीलता में बाधक होता है। स्त्रियों की दूरदर्शा का उत्तरदायित्व होता है। स्त्रियों की बहुत ज्यादा दूरदर्शा संयुक्त परिवार के अंदर अक्सर देखने को मिलती है, कि संयुक्त परिवार जो होगा ना वो बहुत बड़ा परिवार होगा, बहुत बड़े परिवार में काम भी उतना ही ज्यादा होगा, और वो सारा काम किसको करना पड़ेगा, बेचारी स्त्रियों को करना पड़ेगा, सुबह से शाम तक काम ही काम। सामाजिक समस्याओं को प्रोत्साहन, ये इसके गुण या दोष कह सकते हैं संयुक्त परिवार के। इसके अलावा देखो, हिंदू संयुक्त परिवार को संपत्ति के अधिकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है। मिताक्षरा का नियम, इसके प्रवर्तक विज्ञानेश्वर है और यह नियम संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मिताक्षरा का नियम यह कहता है कि संपत्ति पर अधिकार उसके बड़े बेटे का और उसके बाकी के बेटों का समान रूप से होगा, जो अपने पूरे भारत के अंदर लागू है। संपत्ति के ऊपर सभी बेटों का समान अधिकार होता है, आधा आधे का अधिकार, आधे आधे में बंटवारा होता है। तो ये कौन सा नियम है, मिताक्षरा का नियम है, संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन याद रखना पश्चिमी बंगाल को छोड़कर। किसको, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर, क्योंकि पश्चिमी बंगाल पर दाएं भाग का जो नियम है वो लागू होता है। मिताक्षरा का नियम पूरे भारत पर लागू है, लेकिन किस पर लागू नहीं है, पश्चिमी बंगाल पर। तो पश्चिमी बंगाल पर कौन सा है, दाएं भाग का नियम, ये केवल पश्चिमी बंगाल पर है। देखो, इस नियम का प्रचलन केवल बंगाल में है, जिसमें संपत्ति पर अधिकार उस परिवार के सदस्यों तक ही सीमित है जो मूल परिवार को पिंडदान कर सके। तो वहीं इस संबंध में ऋग्वेद में बौद्धयान द्वारा 6 पीढ़ियों तक के व्यक्तियों को ही उत्तराधिकार माना गया है, अर्थात ऊपर की ओर 3 और नीचे की ओर 3 पीढ़ियां। ऐसा परिवार केवल पश्चिमी बंगाल के अंदर है। पश्चिमी बंगाल के अलावा बस याद रखना पूरे भारत में कौन सा नियम लागू है, मिताक्षरा का नियम लागू है। और दाएं भाग का नियम केवल कहां पर लागू है, तो केवल ये पश्चिमी बंगाल के ऊपर लागू है। तो ये संयुक्त परिवार के बारे में है। उसके अलावा ये रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संयुक्त परिवार के 6 प्रकार, जो कि अपने डायग्राम के अंदर पढ़े थे। वंश परंपरा संयुक्त परिवार, शाखाई संयुक्त परिवार, अनुपूरित शाखाई संयुक्त परिवार, अनुपूरित शाखाई संयुक्त परिवार, अनुपूरित वंश परंपरा संयुक्त परिवार और वंश परंपरा शाखाई संयुक्त परिवार, अनुपूरित वंश परंपरा शाखाई संयुक्त परिवार। तो ये आपका एकाकी और संयुक्त परिवार के बारे में था, और ये आपका टॉपिक है परिवार। एक बार दोनों क्लासों को ढंग से अच्छे से एक बार और सुन लेना, बहुत शानदार तरीके से आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और अभी ये एक टॉपिक परिवार वाला आपका हो गया। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट 15 से 20 या 25-30 प्रश्न जितने भी बनेंगे उतने प्रश्न मैं आपको ऐप के ऊपर डाल दूंगा। तो एक बार उन प्रश्नों को जरूर करके देखना। फिर एक वीडियो उन प्रश्नों को सोल्यूशन करने के लिए एक वीडियो क्लास और ले लेंगे, ताकि जो भी थोड़ा बहुत डाउट है तो वो डाउट भी आपका दूर हो जाए। तो एक बार अच्छे से टॉपिक को दोबारा पढ़ना, फिर आगे अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। बार बार टॉपिक को रिवाइज करना, वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर लगभग इसको 2 या 3 बार एक बार जल्दी से और सुन लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।